केंद्रीय बजट 2024 और 2025 बजट पेश कर दिया गया है संसद भवन में, और आम जनता के साथ साथ विपक्ष इस बजट को किस दृष्टिकोण से समझते हैं और यह बजट क्या देशवासियों के लिए फ़ायदेमंद है, क्या उद्योगपति के लिए फ़ायदेमंद है, इसी विषय में बात करते हैं मनोज यादव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है उसका एक पहलू तो यह है कि सभी सेक्टर को खुश किया गया है। क्या इस विषय में आप इसको मानते हैं? देखिए, ये जो बजट है, आप कहेंगे सभी सेक्टर को खुश किया गया है, तो बजट को इस तरह से नहीं देखा जाता है। ये आज के दिन में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो पिछले 10 वर्षों से हम लोगों ने जो देखा है कि वो किसी भी बात को एक अलग ढंग से पेश करते हैं और एक परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं कि बहुत खुशी का माहौल है। ठीक है, अगर सबके लिए बजट अच्छा है तो बजट को अगर जब देखना है बहुत ध्यान से, तो बजट को हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा बजट ख़राब है या पूरा का पूरा बजट अच्छा है। इस तरह से बजट को आप नहीं देख सकते या इस तरह से बजट के बारे में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी बजट में सब कुछ ख़राब होगा और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि हमारे देश की प्राथमिकताएँ क्या हैं, क्या आपने प्राथमिकताओं को तय किया है और उसके आधार पर क्या आपने बजट बनाया है। क्योंकि ये जैसे आपके घर का, अगर मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो शिक्षा आपकी प्राथमिकता में नहीं होगा। आपके आमदनी में जो खर्च आप करेंगे उसमें शिक्षा आपकी प्राथमिकता नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपके घर में बच्चे आ जाएंगे तो उस दिन जब आपकी आमदनी है तो उसमें शिक्षा भी प्राथमिकता में और पहली प्राथमिकता में आ जाएगा, स्वास्थ्य प्राथमिकता में आएगा। तो आप जब उसके बाद अपने घर का बजट बनाएंगे तो आप ये देखकर बनाएंगे कि हमको शिक्षा में बच्चे के लिए क्या रखना है, और कुछ आपके पास हो या नहीं हो लेकिन शिक्षा का पैसा होना चाहिए। तो उसी तरह से इस बजट को भी देखने की ज़रूरत है। तो बजट में देखा जाए तो बहुत सा चीज़ में जो पॉइंट है, कैंसर का जो दवा है उसमें टैक्स को घटाया गया है, स्टूडेंट का लोन को बढ़ाया गया है, इंटर्नशिप को बढ़ाया गया है, और भी जो न्यूक्लियर है उसका भी प्राइवेटाइजेशन, मतलब उसका यूज कैसे करके इंडस्ट्रियल यूज कर सके, ये सब चीज़ मेन पॉइंट है। क्या इस बजट क्या या जो पॉइंट है क्या ये सही नहीं है? देखिए, कैंसर की दवा आपने एक उदाहरण दिया कि कैंसर की दवा में, अच्छा, स्वागत योग्य है। मेरा ये कहना है कि इस देश में आज पूरे विश्व में आप हेल्थ सर्वे को देख लीजिए कि हेल्थ इंडेक्स में भारत कहाँ खड़ा है, और इस हेल्थ इंडेक्स को जब ध्यान से आप देखेंगे तो इस भारत में आज सबसे ज़्यादा समस्या हेल्थ की अगर है तो वो डायबिटीज़ की है, ब्लड प्रेशर की है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। और स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया है, चिकित्सा कितना महंगा हो गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये मेरे बताने से कोई समझेंगे ऐसी बात नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता इस दर्द को महसूस कर रही है। तो आप सिर्फ कैंसर, वही मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी एक चीज़ को दिखाकर आप ये हमको महसूस कराना चाह रहे हैं कि अब भारत में दवा का दाम, फ्री में दवा बट रहा है इस देश में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत की जनता बहुत अधिक दाम पर दवा खरीदने के लिए मजबूर है। चिकित्सा के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा देने पड़ रहे हैं, ये उनकी समस्या है। इसका आपने समाधान नहीं किया इस बजट में। फिर भी लेकिन पूरे विदेश में यह डंका है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो दवाई है विश्व की सबसे सस्ती दवाई होती है, और यही कारण है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसका शेयर दिन पर दिन भारतीय कंपनी शेयर, तो सस्ता है तो ही तो उसका बिक्री नहीं। आप विश्व में सबसे सस्ती है दवाई, ये कैसे? आप अगर यूरोपियन जो हमारे डेवलप कंट्री हैं वहाँ तो चिकित्सा ही फ्री में है, तो फिर दवाई सस्ता और महंगा का बात कहाँ से आ गया? महत्वपूर्ण तो यह है कि अब आप, दवा एक सेक्टर है। उसी तरह से अगर मेरा ये कहना है कि इस देश में जैसे पिछला जो आपने, इस सरकार के पिछले बजट को आप देखिए, पिछले बजट में शिक्षा पर जो आप खर्च कर रहे थे इस बार आपने घटा दिया है। जो ओवरऑल खर्च है आपका, आपने एक चीज़ कहा कि हाँ शिक्षा में स्टूडेंट्स के लिए लोन में बढ़ोतरी कर, तो ये एक बात उठाकर बोल दिया गया। लेकिन सिर्फ एक लोन में बढ़ोतरी कर देना शिक्षा है क्या? नहीं है ना। शिक्षा पंचायत से, गांव से शुरू होती है ना, तो गांव से शुरू होकर हायर लेवल की शिक्षा तक एक बच्चा पहुंचता है, तो शिक्षा वहां से शुरू होती है। तो शिक्षा में जो आपके पिछले साल जो आपका बजट था, जितने पैसे आप शिक्षा में दे रहे थे उसको आपने घटा दिया। इस बार 3.5% पर आप आ गए आपके बजट का।
जबकि अगर आप हमारे देश में ही विभिन्न आयोगों के रिजल्ट को आप रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो उनका कहना है कि जीडीपी का कम से कम 6% से ज़्यादा आपको शिक्षा में खर्च करना चाहिए अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा के बजट में आपने कटौती किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की 80 करोड़ जनता जिसको कि आप राशन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो किस कैटेगरी में है? वो संपन्न कैटेगरी में। उस जनता के लिए आपने शिक्षा के लिए क्या किया? ऐसा बात नहीं कि बजट में 100% ही खराबी है, कुछ तो अच्छा चीज़ है। मेरा ये कहना है कि देखिए, विपक्ष का काम है आप उनकी कमियों को बताएं, ठीक है। सरकार का काम है कि उसका हल वो दें, कमी का अपना हल दें। अब मेरे को जो समझ में आता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने पैसे देने चाहिए थे, जिस तरह से देने चाहिए थे, जिससे भारत के 80 करोड़ गरीब, जो कि इनके रिकॉर्ड कहते हैं 5 किलो अनाज के हिसाब से, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलता, भारत के किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलता। आपने ही घोषणा किया था कि हम एमएसपी को डबल कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि किसानों के लिए आपने क्या पैसे निर्धारित किए हैं? आपने जो खाद है, बीज है, उसकी सहूलियत के लिए क्या किया है? जब तक इस पर आप नहीं बात करेंगे तब तक इस देश के 80 करोड़ जनता को आप एड्रेस नहीं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सब प्रश्न ये है कि क्या उसको आपने एड्रेस किया कि नहीं। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि भारत के इतिहास में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक सरकार को अपने सरकारी पोर्टल से मीम बना के देश को समझाना पड़ रहा है। मीम पहले कौन बनाता था? कार्टून कौन बनाता था? कार्टून आपके आलोचना करने के लिए, या होली के समय आप देखते थे कार्टून बनता था। आज आप चले जाइए गवर्नमेंट की जो अपनी साइट है, उस साइट पर आप जाइए, उस साइट पर केंद्र की सरकार मीम बनाकर ये समझाना चाह रही है कि हमने बजट बहुत अच्छा दिया है, डिजिटल में बहुत अधिक पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से। आप उसका एक तो डिजिटल का उतना छोड़ दीजिए, आप जो हमारे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको आपने कोई राहत नहीं दिया है। आपने ई कॉमर्स में जीएसटी घटा दिया। तो ई कॉमर्स में अगर आप जीएसटी घटा देते हैं, आप यहाँ हैं, आपने उसको कवर किया। आपका ही न्यूज़ मैंने देखा है कि जमशेदपुर में ही सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने हमेशा से कहा है कि ई कॉमर्स के चलते उनका धंधा बंद हो रहा है। ई कॉमर्स में तो आपने जीएसटी घटा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी का मध्यम वर्गीय के जो उद्योग जो चला रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका आपने क्या किया? तो उसके बारे में सोचें, जबकि संख्या बड़ी उनकी है। तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया। सैलरी जो कर्मचारी, उसमें किसी भी तरीक़ा से चेंज नहीं किया गया है। और एलपीजी और गैस, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया गया है। वही मेरा कहने का मतलब है कि आप सरकार जब अपने चीज़ को फोकस करना चाहती है तो वो एक चीज़ को उठाकर बताती है कि इस पूरे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने सही चीज़ कहा कि आप अगर देखें कि गैस सिलेंडर, जो कि आप उज्ज्वला योजना आपने लाया था, उज्ज्वला योजना का क्या हुआ आज इस देश में? गैस सिलेंडर काट के कौन सा लकड़ी का चूल्हा बन गया, ये हमने देखा है। फ़ोटोग्राफ देखें, आप ही के मीडिया ने दिखाया है उस चीज़ को, और मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा है। तो उज्ज्वला योजना में अगर आपने सिलेंडर दिया और सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया, तो क्या आपने देश को सहायता पाए? गृहिणी को आपने क्या दिया? आज जो महंगाई है इस देश में, एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे साल भर अगर आप देखिए, दो चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साल भर अगर आप देखेंगे तो जीडीपी, ये कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है हमारा देश का, आने वाले समय में हमारा जीडीपी का ग्रोथ होगा, हम इतने ट्रिलियन, इतने एक इकोनॉमी हो जाएंगे विश्व में। आप ये भी कहते हैं कि देखिए, आप शेयर मार्केट का बाजार दिखाते हैं कि शेयर चढ़ गया, आपका बजट हुआ है, शेयर गिर गया। बजट होने के बाद अगर ये बजट अच्छा होता तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है, शेयर सूचकांक नीचे गिरा। लेकिन इसके में आगे कंट्रोल फिर तो ये डैमेज कंट्रोल करने की बात है। लेकिन मेरा दूसरा चीज़ कहना है, मेरा ये कहना है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि जीडीपी देश का बढ़ गया और देश का जीडीपी बढ़ गया यानी सब खुशहाल हैं इस देश में, मेरा ये कहना है कि जीडीपी और शेयर से आप देश की खुशहाली, देश के आम जनता की ज़रूरत की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपके देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो आपके देश में 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ जा रहा है? आपका देश गरीब क्यों है? और क्या महंगाई नहीं है इस देश में? तो आपके देश में गरीबी बढ़ी, आपके देश में महंगाई बढ़ी, तो जिस देश का जीडीपी लगातार बढ़ेगा उस देश में महंगाई और गरीबी क्यों बढ़ेगी? अगर महंगाई बढ़ भी जाएगी तो गरीबी क्यों बढ़ेगी? चलिए इस चीज़ को मान भी लेते हैं कि चलिए आपका पॉइंट, आपने कहा कि 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है और जीडीपी बढ़, ठीक है, लेकिन जो विश्व बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह इन्वेस्ट कर रहे हैं।
आपको इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया और मोबाइल इंडस्ट्री जिसमें बहुत अधिक वहाँ बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ प्लांट लगा रही है यहाँ। तो वो कैसे लगा रही है? वो भी तो अपने देश को ग्रोथ को देख के ही लगा रही है ना, क्योंकि चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, उसका जीडीपी लॉस है। तो हमारी ही देश पूरे विश्व में अभी जीडीपी हाई दे रहा, सब देश इन्वेस्ट कर रही है। आप मुझे बताइए कि इस देश में रिसेंट टाइम में कौन सी बड़ी उद्योग लगा है, कौन सा बड़ा उद्योग हमारे देश में लगा है? आप जिस भी चीज़ के ट्रेडिंग ज़रूर हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाँ तक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा होता तो आज हमारे इतने युवा बेरोजगार नहीं होते। आज हमारे देश के ऊपर कर्ज बढ़ा है, जिसका परिणाम यह है कि आप 4 साल के लिए सेना में बच्चों को ले रहे हैं। यह नहीं होता अगर आपके देश पे कर्ज नहीं बढ़ता तो। आज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बजट को देखिए, सरकार अपनी आमदनी जो बता रही है, उस आमदनी को जब खर्च करने की बात आएगी तो उसका 19% आप कर्जा चुकाने में दे रहे हैं, ठीक है, और 21% राज्य सरकार, राज्यों का जो हिस्सा है वो आपको लौटाना है। वो आपका पैसा नहीं है, वो राज्यों का हिस्सा है। तो 21 और 19 40%, तो 60 रुपये की जो आपकी आमदनी है, उस 60 रुपये की आमदनी में 40 रुपया तो निकल गया, जो राज्यों का हिस्सा है 21%, और 19% आपको कर्जा चुकाने में लौटाना है। 60% में आपको सैलरी भी देना है, पेंशन भी देना है। आप किस तरह से देश का ग्रोथ करेंगे, किस तरह से बाकी पूरी समस्याओं को निपटाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है, ये बजट अभी आप देखिए 2 राज्यों को आपने खुश किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो झारखंड का पहले आप 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा पैसा है, झारखंडियों का पैसा है, यहाँ का कड़ी मेहनत का पैसा है, यहाँ के माइंस मिनरल्स का पैसा है, वो पैसा आप आज तक हमको नहीं दिए हैं। एक तरफ आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आप नहीं दिए, जिसके चलते अब वो आवास योजना हम लोगों को लेकर आना पड़ा झारखंड में। तो आप एक राज्य के साथ इस तरह का व्यवहार, क्योंकि वहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हेमंत सोरेन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो आप 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं देंगे। रघुवर जी की सरकार में जो बकाया था, उस सरकार ने जो गलत कदम लिया था, उस सरकार ने जो इस राज्य को पीछे धकेलने का काम किया था, वो पैसा बिजली का बकाया उस राज्य सरकार की कारस्तानी थी, और उस पैसे को आपने एक बार में काट लिया और ले लिया। सरकार अभी आयुष्मान कार्ड में और अधिक फंड दिया है। रिसर्च एंड R&D के लिए एक तो अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया। सरकार का यह जो पोजीशन, न्यूक्लियर को कल तक सिर्फ मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर में था, डिफेंस का उसको अभी न्यूक्लियर को आम लोगों के लिए जोड़ा गया। एनर्जी सेक्टर में उसका बहुत अधिक यूज होगा। तो ये सब तो बजट में नया नया एड ऑन दिया गया है। मैंने तो इसलिए आपको शुरू में कहा कि बजट में हर कुछ खराब है या हर कुछ अच्छा है। हम बजट को इस तरह से बात नहीं कर सकते। बजट पर मुख्यतः क्या है कि हमारे देश में आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, और आज भी हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी ये समस्या है। आज भी हमारे देश में भुखमरी है। हेल्थ इंडेक्स हमारे विश्व में आज भी हम लोग बहुत पीछे खड़े हैं। खेल के क्षेत्र में आज देख लीजिए, आज खेल के क्षेत्र में इतने बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने लाया, लेकिन आपको मैं भारत सरकार का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि पूरे भारत के जितने बच्चे हैं उसमें सिर्फ 3.4% बच्चे को ही आप खेल से जोड़ पाए हैं। तो आप खेल में जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, तो 3.4% बच्चे को ही आप खेल में जोड़ पाए हैं। तो आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि बजट में ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप 140 करोड़ में से 120 करोड़ जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी सोच क्या है? किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? जब तक इस चीज़ पर आप नहीं आएंगे और इस चीज़ को आप सही नहीं करेंगे, जब तक मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए आपने क्या सोचा है? आप सैलरी की बात करें, जो आदमी सैलरी लेता है, जिस दिन उसको सैलरी मिलती है 30% टैक्स उस पर कट जाता है। सैलरी के बाद जब वो सामान खरीदने जाता है उस पर 18% GST कट जाता है। उसके बाद अगर उसके पास कुछ बचता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर कुछ मिलता है तो उस पर भी उसको टैक्स कट जाता है। तो आखिर वो जाएगा कहाँ? आपने क्या उसको सहूलियत दी है? सभी सरकार तो ये करती है, टैक्स का स्लैब में ऊपर नीचे करती है, सभी को तो टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। मैं सहमत हूँ इस बात से। ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि इस देश में आमदनी के जो स्रोत हैं उसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उस स्रोत में जो सेंध लगाया जा रहा है और सेंध लगाने की अपनी खुली छूट दी हुई है, उसको आपको बंद करना चाहिए। और जब तक उसको आप बंद नहीं करेंगे, ये इस तरह की बात है कि आपके घर में 10 रास्ते से पैसा आता है, ठीक है, और 6 रास्ते से चोरी हो जाता है, तो आपके घर में पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। जब साल में आप खोजेंगे तो आपका आमदनी और बजट उसी तरह का दिखाई देगा घर का। लेकिन अगर 6 रास्ते से पैसा गायब होना आप बंद करा देंगे
तो आपके घर में पैसा ही पैसा दिखाई देगा। तो जब तक आप आमदनी के जितने स्रोत हैं, आपने पोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, सब चीज़ तो बेच दिया, तो आप जब तक आमदनी के स्रोत को प्लग नहीं करेंगे, माइंस मिनरल्स जितने भी इस देश में हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है जिनसे कि इस देश की कमाई होती है, उस पर जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, उसकी चोरी को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, इस देश में सबसे ज़्यादा जो आज ड्रग्स आ रहे हैं पोर्ट के द्वारा, उस पर जब तक आप रोकथाम नहीं लगाएंगे, तब तक आपका इस बजट में आप सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, आप अपना पीठ थपथपा सकते हैं, पूरे देश की मीडिया को लगा सकते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार खुद अपने बजट को समझाने के लिए मीम बना रही है, तो इससे आश्चर्यजनक कुछ नहीं हो सकता। और आज देखिए पूरे सोशल मीडिया को आप खोलिए, उसके काउंटर में भी मीम बन रहे हैं। तो कहने का मतलब कि डिफेंस में सरकार ने बजट दिया, डिफेंस में सरकार बजट दिए हैं, और जो नदी सफाई अभियान, गंगा का सफाई अभियान, पॉल्यूशन में सरकार ने बजट दिया, पर्यावरण में बजट दिया, क्या यह आने वाली ज़रूरत है उसमें भी तो सरकार ध्यान दी? ज़रूरत ज़रूर है। आज पूरे विश्व के चिंता का विषय है। हमारे और आपके आने वाले जो जनरेशन हैं, वो बच्चे, उनके सर्वाइवल का बात है कि पर्यावरण को अगर आप सही नहीं करते। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तक जो गंगा के सफाई अभियान में है, इन्होंने क्या प्रगति की है, पहले वो तो बता दें। आज गंगा की स्थिति जब इन्होंने शुरू किया तो उससे और बदतर स्थिति में है। और आप अगर लगता है कि उसकी शुरुआत में उमा भारती उसमें थी, कभी उमा भारती का स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गंगा के ऊपर क्या खर्च इन्होंने किया है और गंगा की स्थिति इन्होंने क्या की है। तो जब गंगा इनके लिए महत्व नहीं रखता है, तो बाकी नदियों और बाकी चीज़ के बारे में हम क्या प्रश्न करें, क्योंकि उदाहरण तो वहीं से तय होगा। एक उदाहरण जब आप तय करते हैं तो उसी से बाकी उदाहरण तय होते हैं। तो उस पर आप बजट बढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन क्या सही में काम हुआ? उस बजट पर क्या काम हुआ? नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ से पैसे जा रहे हैं उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे, चोरी के क्षेत्र को जब तक आप प्लग नहीं करेंगे, तब तक आप विकास का जो रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो विकास का रास्ता आपको दिखाना बहुत ही मुश्किल है। और इस सरकार से कम हम लोग ये आशा छोड़ चुके हैं। रेल को सरकार देख रही है कि रेल को और अधिक आधुनिक बना रही है, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, थर्ड लाइन बन रहा है, हम लोग का जमशेदपुर टाटानगर भी आ रहा है। सरकार आधुनिक कर रही है, लेकिन सुरक्षा में क्या कारण है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त इस सरकार ने ये निर्णय लिया था कि रेल के बजट को हम आम बजट के साथ ही समाहित कर देंगे, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से या अन्य भी पत्रकार बंधुओं से मैंने कहा था कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इस देश की लाइफलाइन है, ये जो रेलवे है हमारे देश की लाइफलाइन है, और इस रेलवे से भारत का हर व्यक्ति, हर कोना कोना जुड़ा हुआ है। और रेलवे जितनी सबसे बड़ी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है हमारी भारतीय रेल। साथ ही साथ रेलवे का जो बजट है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। उसमें जो आमदनी या उसमें जो खर्च या उसका डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत विशाल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आज रोज़गार की अगर आप बात करें तो रेलवे जितना ये रोज़गार दे रहा है, शायद ही कोई दूसरी संस्था आज उतना रोज़गार देने की स्थिति में है। लेकिन जब से इन्होंने रेलवे के बजट को समाहित किया है आम बजट में, उस पर पूर्ण रूप से चर्चा होनी बंद हो गई है। इनके कार्यकाल में अगर आप देखेंगे कि रेलवे में आज जितने हादसाएं हुए हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है और वहां जाने जा रही हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। रेलवे पर क्या काम हो रहा है, इस पर आपने क्या पैसे लगाए, क्या आपने उसमें सुधार किया, इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे मंत्री तक जब रेल का हादसा होता है तो पता चलता है कोई दूसरे मंत्रालय का मंत्री आकर जवाब देता है, रेलवे मंत्री जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो अब रेलवे मंत्री बोल के कुछ चीज़ मैंने उसका कोई औचित्य नहीं लगता है कि रह गया है। तो बड़ा विचित्र है इस देश के अंदर की जो सबसे बड़ी आपकी संस्था थी, जो कि मैं कहता हूँ कि ये हमारे शरीर में जिस तरह से नस बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से देश में रेलवे थी। वैसी संस्थाओं को इस सरकार ने बजट से बाहर खारिज करके, उसके अलग बजट जो उसकी होती थी उसको समाहित करके इन्होंने पूर्ण रूप से रेलवे को ख़त्म करने का ये जो प्रयोजन किया है उसमें सफल हैं कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में आज ये परसेप्शन बैठा है कि ये रेल को भी बेच देंगे। रेलवे में जिस तरह से किराया इन्होंने बढ़ाया है, रेलवे का जब बजट होता था तो आपको बताना पड़ता था। आज आप किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, रेलवे का आप किराया बढ़ा दे रहे हैं। रेलवे में आप रिजर्वेशन आज कराने जाइए, हर टिकट रेलवे में आपको दिखेगा कि सीटें खाली हैं, लेकिन आपको तत्काल में टिकट खरीदना पड़ रहा है। तो एक व्यक्ति को कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। आपने जितने भी अभी जो नई ट्रेनें जो चलाई आप, वो सिर्फ मुझे लगता है कि सेल्फी ट्रेन बनाया है आपने इस देश में। उस ट्रेन का, यहाँ से आप कलकत्ता के लिए वंदे भारत आपने ट्रेन शुरू किया, वंदे भारत को आपने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सफलता है। वंदे भारत जमशेदपुर से अगर कोई व्यक्ति कलकत्ता जाना चाहता है तो वो 250 रुपये में जा सकता है, वहाँ पर वंदे भारत में 800 रुपये में कौन जाएगा?
आप वंदे भारत में एक बार ट्रैवल कर देखिए, सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छा है। तो सेल्फी ट्रेन बनाने से इस देश की खून की गति तेज नहीं चलेगी है। रेलवे के ऊपर आज हमारे देश के 140 करोड़ जनता आश्रित है। अगर उनको कहीं जाना है, बच्चों को कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, बच्चों को कहीं नौकरी करने जाना है, वहाँ से वापस आना है, पर्व त्यौहार में आना जाना है, आप देख लीजिए रेलवे की क्या स्थिति है। सैकड़ों आदमी जो मर रहे हैं उसके लिए कौन जवाबदेह है? रेलवे की सुरक्षा की आप बात करें, क्या सुरक्षा आपने की आज तक? क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपने किया? आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम स्पेस रिसर्च के लिए हमने पैसा बढ़ा दिया। अरे भाई, रेलवे का एक्सीडेंट तो रोक लो, उस पर क्या रिसर्च किया वो तो बता दो। जहाँ जाने जा रही हैं हर रोज़, वो आप बताने के लिए तैयार नहीं है। उस पर आपने रिसर्च डेवलपमेंट किया, वो बताने के लिए आप तैयार नहीं है। एक चीज़ आप दिखाकर पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि हम चाँद पर चले गए। अरे चाँद पर चले गए, अच्छी बात है, देश ने प्रगति की है, वो भी अच्छी बात है, हमारे साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 139 करोड़ का क्या? केंद्रीय बजट में चर्चा किया गया। कोई भी बजट का दो पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मनोज जी ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट को भी समझा है और नेगेटिव पॉइंट को भी समझा है। अब यह सोचने का काम सरकार को भी है, प्लानिंग जो बना रहे बजट उनको भी, और आम जनता को भी ज़रूर सोचना है कि यह बजट उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। क्योंकि सही बात है कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह कंपनी कॉरपोरेट के हाथ में चल गए हैं। इसको कैसे करके लोड को कम किया जाए, यह बहुत बड़ी मांग है। किसान के लिए क्या किया जाए, बहुत आप शहर में हैं, कल आप निकलिए, ठीक है, और आपको हर स्कूल के बाहर आपको पेरेंट्स मिल जाएंगे, गार्जियन मिलेंगे ना। आप उनसे पूछिए कि आप फ़ीस किस तरह से दे रहे हैं बच्चों का। आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, फ़ीस आप कैसे दे रहे हैं और क्या फ़ीस देना पड़ जा रहा है। अगर वो गार्जियन रो नहीं देगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है शिक्षा में। कैंसर का जो दवा है 10% घटाया, सरकार का यह कदम सराहनीय है। वह मुफ्त होना चाहिए। कैंसर कोई भी हमारे देश में आज जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक एक परिवार का पूरा ज़मीन जायदाद घर परिवार बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता है उनके पास। इस देश में पहला कैंसर का हॉस्पिटल भी संस्थान, बड़ी संस्थान टाटा कंपनी ने खड़ा किया है, देश की सरकार ने नहीं खड़ा किया। तो मेरा कहना है कि कैंसर में कमी नहीं आनी चाहिए दवा के दामों में, कैंसर की दवा मुफ्त होनी चाहिए। कैंसर की दवा मुफ्त होनी चाहिए, 10% घटाया गया है। सरकार को इसमें और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, यह कहना झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य मनोज यादव जी का है। यह केंद्रीय बजट था भारत सरकार की, और राज्य सरकार की बजट आएगी उसमें चर्चा किया जाए कि राज्य सरकार जनता के लिए कितनी जागरूक है। और यह सवाल पूछा जाएगा इनके विपक्ष से, और इनसे ही पूछा जाएगा कि इस बजट में आपने अच्छा तो दिया, आप ही बताइए कि इसमें बजट में नेगेटिव क्या क्या है। लेकिन लगे रहिए, अच्छा बहस, तर्कपूर्ण बहस के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपके सपोर्ट से हमें न्यूज़ बनाने में और इंटरेस्ट लगता है। हम इस सवाल को और कुरेदते हैं और तर्कपूर्ण उससे सवाल पूछने का कोशिश करते हैं। ज़रूर इसे आप देखिए और अपनी कमेंट, बजट के जो कमेंट है हमारे चैनल में ज़रूर लिखिए। वह कमेंट से हम अच्छा और हमको काम करने में मन लगेगा, हम और सवाल बनाने का कोशिश करेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।